हेलो एवरीवन। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर हमारा 9th क्लास से बिलोंग करता है। 9th क्लास में ये फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, और आज हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि अब मैटर क्या होता है। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यही चैप्टर का नाम है। फर्स्ट चैप्टर है ये हमारा 9th क्लास का, साइंस का। ठीक है, तो मैटर क्या होता है। मैटर इज़ द एनीथिंग विच हैज़ ऑक्यूपाई द स्पेस विच हैज़ सर्टन वॉल्यूम। कोई भी ऐसी वस्तु या ऐसी चीज़ जो जगह घेरती है, जिसका खुद का एक जिसका खुद का एक वॉल्यूम है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अब मैटर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर पिक्चराइजेशन कर रखा है कि डायमंड हो गया, जूस हो गए, ठीक है, क्लाउड्स और प्लाज्मा, गैस, लिक्विड, सॉलिड, ये सब तो टाइप ऑफ मैटर हो जाता है। लेकिन अभी जो बेसिकली हमारे लिए मैटर क्या होता है, एक कोई सी भी ऐसी चीज़ जो पर्टिकुलर स्पेस घेरती, मतलब स्पेस है जो पर्टिकुलर स्पेस लेती है और जिसका खुद का वॉल्यूम है। ठीक है, नाउ वी हैव टू लुक फॉरवर्ड दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि मैटर वो हर एक चीज़ है जो जगह घेरती है और जिसका खुद का अपना वॉल्यूम है। ठीक है, अब बात आती है कि वो बनता किससे है, मैटर है क्या। हम तो मैटर नहीं है ना, वी आर आ ह्यूमन बींग्स। मैटर है क्या, तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स का जो है वो है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इन द सेंस कि जो मैटर होता है, अब वो ये तो नहीं ना सर्टन मैटर बिल्कुल अपने आप ही बन गया, वो किसी ना किसी चीज़ से बना होगा। तो मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है पार्टिकल्स। वो पार्टिकल से मेड होकर बनता है, उनसे मिलकर बनता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। वो इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि हमें नहीं दिखते, और वही एक दूसरे से कनेक्ट होकर क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं पार्टिकल्स के, जो पर्टिकुलर पार्टिकल्स जो जिससे मैटर बनता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। दे हैव स्पेस बिटवीन देम। सबसे पहला और मेन कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके अंदर स्पेस होता है। दे आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, और वो लोग वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं। ठीक है, दे अट्रैक्ट ईच अदर, और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, तभी वो ग्रुप ऑफ दी पार्टिकल बना के रखते हैं और एक मैटर को शेप देते हैं और एक मैटर बनते हैं। ठीक है, जोड़ कर रखते हैं। दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे हैव स्पीड, और उनके अंदर स्पीड होती है। ठीक है, क्या बताया यहाँ पर, 4 हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़े। पहला कि उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, वो मूव करते रहते हैं। दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दे हैव स्पीड, और उनके अंदर स्पीड भी होती है, तभी तो वो मूव करते हैं ना। अगर स्पीड ही नहीं होगी तो वो तो एक ही जगह पे रहेंगे। स्पीड है तभी वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, उनके अंदर स्पेस है तभी वो मूव कर पा रहे हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं तभी वो पास हैं। ठीक है, तो ये चारों क्या थे, इसके कैरेक्टरिस्टिक थे पार्टिकल्स के। ठीक है, अब आते हैं स्टेट ऑफ मैटर। अब स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है, हमें जैसे कि 5th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया जाता है, 4th में भी पढ़ाया जाता है कि हमारी स्टेट ऑफ मैटर 3 तरह की होती हैं। ठीक है, कि कोई भी मैटर हमारा जो होता है वो 3 प्रकार से हमें प्रोवाइड होता है इन दी एटमॉस्फेयर, इन दी इन्वायरमेंट। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अच्छा, सॉलिड से तो आप सब ही वाकिफ़ होंगे, क्योंकि सॉलिड क्या होता है, कोई भी एक ऐसा मैटर जो कि सॉलिड है, हार्ड है, ठीक है, उसको हम सॉलिड कहते हैं। लिक्विड इन दी फॉर्म कि वो लिक्विड में होता है, ठीक है, और गैस इन दी फॉर्म जो पर्टिकुलर गैस में होता है। तो स्टेट ऑफ मैटर 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इनके पार्टिकल्स कि वो क्यों सॉलिड है, वो क्यों लिक्विड है और वो क्यों गैस है। ठीक है, अब सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, अब ऑब्वियस है वो हार्ड है, तो उसके पार्टिकल्स आपस में बहुत ज़्यादा क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तभी वो इतने ज़्यादा सॉलिड है। वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपक कर होंगे तभी वो सॉलिड को फॉर्म कर रहे हैं। अगर वो एक दूसरे से दूर होंगे तो वो शायद इतना सॉलिड नहीं होगा जो पर्टिकुलर मैटर होगा। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। दे हैव मोर अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स रेदर देन
लिक्विड। अब लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा सा मूव करते हैं, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही मूव करते हैं, मूव तो ये भी करते हैं बट लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा ज़्यादा गैप होता है उनमें और वो थोड़ा मूव करते हैं, जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते सॉलिड के मुकाबले, जबकि वो लिक्विड होते हैं। ठीक है, तो उनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है जिसकी वजह से वो लिक्विड फॉर्म करते हैं और इनके पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं। अब बात करते हैं गैस के बारे में। अब गैस का आपको पता है वी आर नॉट कैपेबल टू सी दी गैस, हम नहीं होते कैपेबल कभी कभी। ठीक है, तो जो गैस होती है, भाप जो होती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है जिनकी वजह से वो इतने हार्ड नहीं होते और एक दूसरे को अट्रैक्ट करके ज़्यादा देर तक नहीं रख पाते। ठीक है, तो जैसे कि अब हमें पता है जितना ज़्यादा मैटर सॉलिड होगा वो उतना कूल होगा, लिक्विड में नॉर्मल होगा उसका टेम्परेचर, गैस में जितना वो गर्म होगा, हॉट होगा, उतना ही वो गैस का एक दूसरे से उसके पार्टिकल्स दूर जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो सॉलिड होते हैं उसके पार्टिकल्स में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। उनके पार्टिकल्स में स्पेस जो होता है वो बहुत लेस होता है, बहुत ही कम स्पेस होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करके रखते हैं और अट्रैक्शन उनका इतना हाई होता है कि वो एक दूसरे से चिपक कर रहते हैं, जिसकी वजह से जो सॉलिड होता है उसको तोड़ना, उसको ब्रेक करना, अलग करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं उनकी स्पीड, कि उन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पीड होती है वो कैसी होती है। वो ऑब्वियस लो होगी, जब उनको चांस ही नहीं मिल रहा मूव करने का तो उनकी स्पीड भी क्या होगी, लो होगी ना, स्लो होगी। अगर उनको चांस मिलता है, कब मिलेगा वो चांस, जब वो बहुत दूर दूर होंगे तो वो ज़्यादा स्पीड से क्या कर पाएंगे, एक दूसरे को ज़्यादा स्पीड से मूव कर पाएंगे। बट जब उनमें स्पेस ही कम है, अट्रैक्शन इतना हाई है कि वो एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं, तो स्पीड कैसी होगी, लो होगी। अब लिक्विड की बात कर लेते हैं तो ऑब्वियस स्पेस कैसा होगा, मीडियम होगा, अट्रैक्शन कैसा होगा, मीडियम होगा, स्पीड कैसी होगी, मीडियम होगी। अब गैस की बात कर लेते हैं, वहाँ पर स्पेस हाई है, यहाँ पर स्पेस लेस था, बट यहाँ पर स्पेस बहुत ज़्यादा है, हाई है। अट्रैक्शन क्या होगा, लो होगा, क्योंकि एक दूसरे से बहुत दूर हैं पार्टिकल्स। स्पीड क्या होगी, हाई। इन द सेंस स्पीड क्यों हाई होगी, क्योंकि उनको ज़्यादा स्पेस मिल रहा है और वो अच्छे से मूव कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पीड क्या है, हाई है। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपके लिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, विच विल मिक्स फास्टर। यहाँ पर आपसे सिंपल पूछ रहा है कि कौन इनमें से जल्दी ही घुल जाएगा। लिक्विड इनटू लिक्विड, कोई भी लिक्विड, कोई भी तरल में घुल जाएगा जल्दी, या सॉलिड टू लिक्विड, या कोई ठोस तरल में जल्दी घुल जाएगा। ये आपको कमेंट करके बताना है, इसके नीचे आंसर। व्हेन वी कन्वर्टेड, अब बात करते हैं फ्यूजन के बारे में। अब फ्यूजन क्या होता है, सबसे पहले व्हेन वी कन्वर्टेड सॉलिड इनटू लिक्विड बाय हीट लाइक आइस टू वाटर, दैट प्रोसेस कॉल्ड फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब ही क्या होता है कि कोई भी सॉलिड को कन्वर्ट करना लिक्विड में बाय हीट, किसी भी सॉलिड को, किसी भी ठोस को हीट से हीट प्रोवाइड करके उसे लिक्विड में फॉर्म करना क्या कहलाता है, फ्यूजन कहलाता है। ठीक है, अब इसका एक ही एग्जांपल होता है, जैसे वाटर आइस होती है, उसको हम क्या कर देते हैं, हीट प्रोवाइड करके उसको पानी बना देते हैं, दैट्स कॉल्ड अ फ्यूजन। ठीक है, व्हेन लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस बाय हीट, दैट प्रोसेस कॉल्ड वेपोराइजेशन। अब एक चीज़ और, यहाँ वो बात कर रहा है कि जब हम लिक्विड को सीधा फॉर्म कर देते हैं गैस में हीट से, उस प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा वेपोराइजेशन में और आगे एक और वर्ड है। ठीक है, तो वेपोराइजेशन अलग होता है, जहाँ पर हम लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, गैस में, किस चीज़ से कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर प्रोसेस से कर रहे हैं, हीट से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। ठीक है, यहाँ पर मैंने समझाने के लिए एग्जांपल भी दे रखा है कि एक केटल में पानी जब गर्म होता है तो वो पर्टिकुलर पानी जो है वो गैस बन के उड़ने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय कूलिंग, दैट प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। अब वो बात कर रहा है कि जो गैस है वो कन्वर्ट हो रही है सीधा लिक्विड में। ठीक है, लेकिन कौन से प्रोसेस से, कूलिंग से, हीट से तो नहीं हो सकती, तो कौन से प्रोसेस से वो कन्वर्ट हो रही है, कूलिंग से। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, जहाँ पर हमारी जो वाटर वेपर है, जो हमारी गैस है, वो कूल डाउन होकर क्या बना रही है, वाटर लिक्विड बना रही है, कंडेंस होकर क्या बना रही है, वाटर लिक्विड बना रही है। व्हेन लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग, दैट प्रोसेस कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। ये बहुत ईजी है, जहाँ पर हम सीधा लिक्विड को कूल करके सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम सॉलिडिफिकेशन करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द सॉलिडिफिकेशन इज कि हम पानी से बर्फ़ को जमाते हैं। कंडेंसेशन का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, जहाँ पर हम वाटर वेपर, जो गैसेस होती हैं उससे हम क्या बनते हैं, उसकी जो ड्रॉप्स होती हैं जो पानी पे आ जाती हैं उसको हम वाटर लिक्विड, वो ऑब्वियसली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है,
अब उसके बाद है व्हेन गैस कन्वर्टेड इनटू सॉलिड और सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैस, दैट प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि जब सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सीधा सॉलिड जो है वो गैस बन के उड़ रहा है उसको हम सब्लिमेशन बोलेंगे। और जब सीधा गैस सॉलिड बन रहा है उसको कंप्रेस किया जा रहा है गैस को सीधा सॉलिड बनाने के लिए, उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। बट आपकी बुक में डिपोजिशन जैसे कोई टर्म यूज़ नहीं हुई है, सिर्फ सब्लिमेशन यूज़ हुई है। तो आपको याद रखना है कि सॉलिड को सीधा गैस में कन्वर्ट करना या गैस को सीधा सॉलिड में सब्लिमेशन कहलाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल दे रखा है ड्राई आइस। अब हमारी जो ड्राई आइस होती है ये आपने आइसक्रीम जो पार्लर होते हैं वहाँ पर यूज़ होती है। सॉलिड होती है वो, और लेकिन जब वो मेल्ट होती है तो वो लिक्विड के रूप में, लिक्विड की फॉर्म में मेल्ट नहीं होती, यानी वो पानी नहीं बनता, वो सीधा गैस के रूप में उड़ जाती है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। और स्नोफॉल भी हमारा एक एग्जांपल है कि आसमान से जब पानी बरसता है तो वो सीधा सॉलिड बनता है। ठीक है। इसके बाद हम प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। लिक्विड जो है उसको सीधा गैस में कन्वर्ट करना वेपोराइजेशन कहलाया जाता है, जो कि अभी पढ़ा था कि लिक्विड को हीट प्रोवाइड करके उसको हम क्या करते हैं, गैस को वेपोराइजेशन के प्रोसेस से उसे गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। और गैस को सीधा कंडेंस करके यानी बाय कूलिंग उसको हम कंडेंस करके लिक्विड में कर सकते हैं, उसको हम कंडेंसेशन कहा जाता है, जहाँ पर हम गैस को क्या करते हैं, कूल करते हैं और लिक्विड में प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो ड्रॉप्स होती हैं पानी पे, जो ठंडे पानी पे ड्रॉप्स आती हैं, वो जो ड्रॉप्स होती हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा था, सबसे पहले जो था वो था सॉलिड को मेल्ट करना, यानी हीट से मेल्ट करना लिक्विड फॉर्म करता है। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना वेपोराइजेशन कहलाया जाता है। अब यहाँ था कि गैस को सीधा सॉलिड में कन्वर्ट करना, गैस को सीधा सॉलिड में कन्वर्ट करना क्या कहलाया जाता है, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना सब्लिमेशन कहलाया जाता है। और गैस को सीधा सॉलिड में भी कन्वर्ट करना ही सब्लिमेशन कहलाया जाता है। आपकी बुक में डिपोजिशन नहीं दे रखा, सिर्फ सब्लिमेशन के बारे में बात हुई है, तो आप सब्लिमेशन के बारे में ही बात करेंगे। अब नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि सॉलिड, अब यहाँ पर हमने पढ़ा कि गैस को सीधा लिक्विड में कन्वर्ट करना, गैस है पर्टिकुलर, उस गैस से हमें लिक्विड फॉर्म हो रहा है, तो वो किससे हो रहा है, कंडेंसेशन से हो रहा है, बाय कूलिंग प्रोसेस से हो रहा है। ठीक है। लिक्विड को फ्रीज करना और उसे सॉलिड बना देना, अब ये मेल्ट तो नहीं कर रहे, सॉरी हीट से तो नहीं कर रहे, हीट वाले प्रोसेस से, हम किससे कर रहे हैं, कूलिंग वाले प्रोसेस से कर रहे हैं। तो लिक्विड को सीधा सॉलिड में कन्वर्ट करना फ्रीजिंग कहलाया जाता है। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस आपको याद होना चाहिए। इस प्रोसेस के ही थ्रू हम पूरी फॉर्म ऑफ द मैटर चेंज करते हैं कि सॉलिड टू लिक्विड करते हैं, लिक्विड टू गैस करते हैं, गैस टू सॉलिड करते हैं, सॉलिड टू गैस करते हैं। और इन सबके एग्जाम्पल्स भी याद होने चाहिए, जैसे कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, जैसे कि हम आइस क्यूब्स को वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर हमारा वेपोराइजेशन के थ्रू गैस बन के उड़ जाता है। ठीक है। कंडेंसेशन कब करते हैं हम, जब हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारी गैस है पर्टिकुलर कोई भी गैस जिसको हम कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। लिक्विड को सीधा हम सॉलिड के थ्रू यानी आइस क्यूब जो हम अपनी आइस क्यूब जो हम जमाते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा कि लिक्विड को सॉलिड में कर दिया, फ्रीज़ करना कहलाया जाता है। ठीक है। सब्लिमेशन का मैंने एग्जांपल बता दिया था, ड्राई आइस जो होती है वो सॉलिड से सीधा गैस बन के चली जाती है। और इसमें ठीक है। अब बारी आती है कि पर्टिकुलर क्या टेम्परेचर चाहिए होता है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने का, जो हमने फ्यूजन पढ़ा था, उस फ्यूजन को पर्टिकुलर क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या क्या पॉइंट चाहिए होते हैं उस पर्टिकुलर फ्यूजन प्रोसेस को होने के लिए। आइस टू वाटर, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू 25 डिग्री सेल्सियस बिकम अ लिक्विड एट दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर वो बात कर रहा है एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर एक सॉलिड मेल्ट होने लग जाता है, वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जहाँ पर बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जहाँ पर एक सॉलिड 25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाता है, वही उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ना कि हम उसको हीट कर रहे हैं।
ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे, जहाँ पर हमारा जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो क्या, उसका क्या कहलाया जाता है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाया जाता है, आइस टू वाटर में कन्वर्ट होना। द अमाउंट ऑफ हीट 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और इसी को हम उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, जहाँ पर हमें पता होता है कि 1 kg जो बर्फ़ है, सॉलिड है, वो लिक्विड में कब चेंज होगी, किस पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट पे चेंज होगी, तो उसको हम उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस आपका 273.16 K होता है, केल्विन में होता है, और ये आगे आपसे पूछा जाएगा कि सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो, तो आपको पता होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 273.16 केल्विन होती है। ठीक है, फिर है लिक्विड गैस वेपोराइजेशन। अब बात करते हैं कि लिक्विड को सीधा गैस में क्या करना, कन्वर्ट करना। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नॉन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब वो बात कर रहा है कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर लिक्विड जो है हमारा वो बॉयल होने लग जाता है, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नॉन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और जहाँ पर वो क्या होने लग जाता है, बॉयल होने लग जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाया जाता है। किसका, लिक्विड का। किस में चेंज हो रहा है, गैस में। ठीक है, जहाँ पर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, वो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाया जाता है। वो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg टू लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब वो बात कर रहा है कि 1 kg जो आपका लिक्विड है उसको हमने गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो पर्टिकुलर उसे हीट चाहिए होगी, जो गर्मी, जो हीट उसे चाहिए होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसे कहा जाता है। ठीक है, फिर है द टेम्परेचर ऑन विच वाटर कन्वर्टेड इनटू वेपर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो वाटर है वो कन्वर्ट होने लग जाता है वेपर में। ठीक है, फिर है गैस टू लिक्विड। अब ये नॉर्मल है कि गैस जो है हमारा वो लिक्विड में कब कन्वर्ट होता है, तो हमारा जो गैस है, व्हेन द गैस कन्वर्टेड और अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। यहाँ पर वो बात कर रहा है जब गैस हमारी कन्वर्ट होती है और अप्लाई होती है, उस पर प्रेशर अप्लाई होता है और रिड्यूस होता है, रिड्यूसिंग टेम्परेचर, उसका रिड्यूस करते हैं टेम्परेचर यानी कूल करते हैं, कैन लिक्विफाई गैसेस एंड गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। अब हमने पढ़ा था कंडेंसेशन कब होता है, जब हम क्या करते हैं, गैस को कंप्रेस्ड करते हैं, उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसका टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है बाय दिस प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, एग्जाम्पल वेपर ऑफ एयर बिकम कोल्ड और बिकम ड्रॉप्स। अब जैसे कि यहाँ पर एक बता रखा है कि ठंडे पानी का जो उस पर वेपर आता है वो पानी लिक्विड में बदलने लग जाता है। ठीक है, फिर है सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन। अब हमने पढ़ा था सॉलिड, कोई पर्टिकुलर एक सॉलिड है जो कि गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहेंगे। यहाँ पर वो बात कर रहा है चेंज ऑफ सॉलिड टू गैस बाय हीटिंग, बाय हीट से होना। कार्बनाइज होती है हमारी, उस पर हीट करी, मतलब वो थोड़ा गर्म हुई और वो CO2 बन जाएगी, सीधा क्या बन जाएगी, वो कार्बन बन जाएगा, CO2। ठीक है ना, कार्बन गैस बन जाएगी, वो सीधा कार्बनाइज होती है हमारी, जो कि यूज़ भी की जाती है आइसक्रीम पार्लर्स में, वो सीधा CO2 बन जाएगी, यानी कि बिना वो लिक्विड की फॉर्म में आए हुए वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाती है, एंड दैट्स प्रोसेस कॉल्ड अ सब्लिमेशन। ठीक है, यहाँ पर वो बात कर रहा है इवापोरेशन। अब मैंने क्यों बोला था आपसे कि वेपोराइजेशन और इवापोरेशन में क्या फ़र्क है। वेपोराइजेशन में जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं किसी भी लिक्विड को और वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, गैस में, तब उसको वेपोराइजेशन कहा जाता है। बट इवापोरेशन अलग है, कैसे, चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ नॉन एज इवापोरेशन। हमने पढ़ा था कि जो वेपोराइजेशन होता है उसमें पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिस बॉइलिंग पॉइंट पे कोई भी लिक्विड क्या होने लग जाता है, बॉयल होने लग जाता है और वेपर बन जाता है, यानी गैस बन जाता है। बट इवापोरेशन क्या है, वो किसी भी टेम्परेचर पे, उसके बॉइलिंग पॉइंट से जो नीचे टेम्परेचर होगा, अगर उस पर कोई लिक्विड चेंज होने लगे वेपर में, तो दैट्स कॉल्ड एवापोरेशन। ठीक है, अब एवापोरेशन क्या है, इन द सेंस जैसे कि हम देखते हैं जब बाहर सन होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हम रोड पे पानी फेंकते हैं, तो क्या होने लगता है, वो पर्टिकुलर जो रोड पे पानी फेंका जाता है वो क्या होने लगता है, वो वेपर बन के उड़ जाता है थोड़े टाइम बाद। जैसे कि यहाँ पर एक फ़ोटो लगाया हुआ है ओशन का, जिसमें हमारा जो ओशन होता है, जब सन ज़्यादा गर्मी होती है तो ओशन का जो पानी होता है वो वेपर बन के उड़ जाता है और वो कहाँ चला जाता है, क्लाउड्स में चला जाता है, और उसी से बारिश होती है। तो वही प्रोसेस क्या कहलाया जाता है, एवापोरेशन। हम इसे वेपोराइजेशन नहीं कहेंगे, हम इसे क्या बोलेंगे, एवापोरेशन, क्योंकि वो उसकी बॉइलिंग पॉइंट से बहुत नीचे वाले टेम्परेचर पर होता है। एवापोरेशन फैक्टर्स विच अफेक्ट एवापोरेशन
एवेपोरेशन प्रोसेस। अब कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं जो एवेपोरेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से? सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही हमारा एवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी जल्दी हमारा एवेपोरेशन होगा। ह्यूमिडिटी, अगर नमी होगी तो ये अफेक्ट करेगी एवेपोरेशन को, अगर नमी है तो एवेपोरेशन होने में टाइम लगेगा। वाइंड स्पीड, अगर वाइंड स्पीड तेज़ है तो भी हमारे एवेपोरेशन में क्या होगा, कमी होगी, क्योंकि सन से वो रिफ्लेक्ट करता है पूरा एक तरीके से। एवेपोरेशन कॉजेज़ फॉर कूलिंग। अब क्या ऐसा रीज़न है कि जब हम एवेपोरेट होती है चीज़ें तो वो क्यों कूल हो जाती हैं, क्यों उसके पार्टिकल्स कूलिंग छोड़ते हैं? एज़ वी नो द पार्टिकल हैज़ देयर काइनेटिक एनर्जी। हमने पढ़ा था उनमें जो स्पीड होती है, जो वो मूव करते हैं, वो क्या करते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही मूव करते हैं। एंड दे गेव अवे देयर काइनेटिक एनर्जी टू अनदर पार्टिकल एंड दैट पर्टिकुलर पार्टिकल्स कन्वर्टेड इनटू वेपर एंड अदर पार्टिकल गेट कूल। अब क्या होता है, ये सारे ही पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है उन पर्टिकुलर पार्टिकल्स की, और वो सब क्या करते हैं, मिलके वो सारे पार्टिकल्स एक पार्टिकल्स को अपनी सारी एनर्जी दे देते हैं। जब वो अपनी सारी एनर्जी दे देते हैं तो वो पर्टिकुलर पार्टिकल जिसको सबकी एनर्जी मिल गई, काइनेटिक एनर्जी मिल गई, तो वो इतना ज़्यादा मूव करता है कि वो उस पर्टिकुलर पोर्शन से बाहर हो जाता है, वो वेपर बन के उड़ जाता है। अब जितने भी उसके आसपास वाले पार्टिकल थे उन्होंने तो सबने अपनी क्या कर दी, काइनेटिक एनर्जी उसे प्रोवाइड कर दी, जिसकी वजह से वो सब क्या हो जाते हैं, वो ठंडे हो जाते हैं। और इसीलिए एवेपोरेशन का एक ये रीज़न है कि जब एवेपोरेशन से चीज़ें होती हैं, पानी सूखता है तो उससे क्या होता है, वो ठंडक देकर जाता है। इन द सेंस क्यों बोला जाता है कि गर्मियों में सड़क के बाहर पानी फेंकना चाहिए, वही इसका एक रीज़न है। क्यों? क्योंकि जब आप रोड पे पानी फेंकते हैं तो वो क्या होता है, वो एवेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है, और बाकी के उस पर्टिकुलर वो जो पार्टिकल होता है वो तो चला जाता है, वो तो वेपर बन जाता है। बाकी जो उसके आसपास के पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, उसको काइनेटिक एनर्जी अपनी दे देते हैं और अपने आप को वो कूल कर लेते हैं, क्योंकि उनकी सारी काइनेटिक एनर्जी किसके पास, एक पर्टिकुलर पार्टिकल के पास चली गई, और वो पर्टिकुलर पार्टिकल वेपर हो जाता है। ठीक है, तो एवेपोरेशन इसीलिए एक ठंडक हमें देता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं और मुझे बताना है आपके कमेंट सेक्शन में। ठीक है, वाई वी स्प्रेड वाटर ऑन रोड ड्यूरिंग समर, आप बहुत इजीली बता सकते हैं, और ये आई थिंक आपका बुक का क्वेश्चन भी है कि हम क्यों गर्मियों में जो हमारा पानी होता है उसे क्यों स्प्रेड करते हैं। ठीक है, वाई डू वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, बहुत ईजी है, क्यों पहनते हैं हम कॉटन क्लोथ्स, आपको पता होना चाहिए। नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, ये एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, किसका, सब्लिमेशन का। तो आपको मुझे क्लियर करना है कमेंट सेक्शन में कि सब्लिमेशन का किस तरह से ये एक एग्जाम्पल है। एन आयरन अलमीरा इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एक आयरन अलमीरा क्यों सॉलिड रहती है टेम्परेचर पे, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक आयरन अलमीरा जो है वो सॉलिड रहती है रूम टेम्परेचर पे, क्यों रहती है, वो इसलिए रहती है क्योंकि जितना ज़्यादा सॉलिड होगा उसके पार्टिकल्स उतने ज़्यादा क्लोज होंगे, और उनको अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, और इसीलिए अलमीरा का जो पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत हाई होगा, यानी उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए तभी वो मेल्ट होगी, और रूम टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता, इसलिए जो हमारी आयरन अलमीरा होती है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहती है। ठीक है, अभी आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जो कि मल्टीपल चॉइस है, और आई थिंक आपको ये पसंद आएंगे, और ये पूछे भी जाते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम्स में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इन क्वेश्चन से आपके लिए एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है, आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि हाँ क्या फॉर्म्स हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पर वो बात कर रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा। मैंने ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पढ़ना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। अगर आपका आंसर ठीक होगा तो मैं आपको उसमें कमेंट में ही बताऊंगी, बाकी आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर है। ठीक है,
सेकेंड क्वेश्चन है, अ फॉर्म ऑफ मैटर हैज़ नो फिक्स शेप बट इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ मैटर इज़, क्या है? वो बोल रहा है कि अ फॉर्म ऑफ मैटर हैज़ नो फिक्स, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है बट उसका फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो बताओ इसका क्या एग्जाम्पल होगा। आपको सर्च करना है और आप जब ये चीज़ आंसर पता कर लोगे तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू। अब यहाँ पर वो बात कर रहा है इनमें से कौन सी एक स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। वो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, जितना चैप्टर में समझाया गया है उसी से रिलेटेड है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि आपको इनके आंसर मिले या नहीं, क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे और रिलायबल होंगे। आई होप ये आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ हो। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ हो, सो लेट मी know in the comment box. Thank you.